राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी कांग्रेस के लिए कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। राहुल गांधी भारत को जोड़ने की बात तो करते हैं, लेकिन उनकी यात्रा में टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्यों को बुलाया गया। हालांकि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और बीजेपी विरोधी राजनीति करने वाले अपने साथियों को भी अपने साथ जोड़कर नहीं रख पा रहे। ऐसे में उन्हें पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। दरअसल बिहार में पिछले कई दिनों से सियासी घमासान चल रहा है। अब फिर से एक नया सियासी घमासान महागठबंधन में अपना फन फैलाए खड़ा है। अभी हाल ही में चर्चा थी कि जल्द ही बिहार सरकार का कैबिनेट विस्तार होने वाला है। इस कैबिनेट विस्तार की मांग मुख्य तौर पर कांग्रेस ने उठाई थी। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि कांग्रेस को अपने विधायकों के अनुपात में 2 और मंत्री पद मिलने चाहिए, लेकिन इस पूरे मसले पर बिहार के डिप्टी सीएम का चौंकाने वाला बयान सामने आ गया। तेजस्वी ने कहा कि अभी किसी तरह का कैबिनेट विस्तार प्रस्तावित नहीं है और न ही हम कांग्रेस की किसी मांग पर विचार कर रहे हैं। इसके बाद विपक्षी एकता, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी को जोरदार झटका लगा है। अब सवाल फिर से यही उठने लगा है कि जब विपक्ष के नेता जो उनके साथ गठबंधन में हैं, जब वो कांग्रेस को किसी बयान को सीरियस नहीं ले रहे हैं, तो देश की जनता क्या ही लेगी? क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा विपक्ष की नजर में फेल यात्रा है? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में भी तेजस्वी यादव ने अपने आखिरी समय में कन्नी काट ली थी। बिना विपक्षी एकता कांग्रेस और राहुल गांधी मोदी और बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे? इन्हीं कुछ सवालों के साथ आपको पूरी खबर बताते हैं कि आखिर ऐसी बातें क्यों हो रही हैं। बिहार में पिछले कुछ दिनों से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा थी, जिसके बाद महागठबंधन में शामिल सियासी दल इसके लिए गुणा भाग कर रहे थे। पहले उपेंद्र कुशवाहा को डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा हुई। इसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि जेडीयू की तरफ से कैबिनेट विस्तार में कोई शामिल नहीं होगा। जेडीयू और कांग्रेस पार्टी के कोटे की सीट खाली है, कैबिनेट विस्तार में उन्हें मौका दिया जाएगा। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने मंत्री बनने के लिए गुणा भाग शुरू कर दिया। इसी बीच तेजस्वी यादव का इस पर एक बड़ा बयान सामने आया। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि फिलहाल कोई भी कैबिनेट का विस्तार नहीं होने वाला है। कैबिनेट विस्तार को लेकर कांग्रेस की मांगों को लेकर अभी कोई भी विचार नहीं है। तेजस्वी ने साफ कहा कि मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि आखिरकार इस बात पर चर्चा कहां से निकलकर सामने आ रही है। मैं ये साफ कर देता हूं कि अभी इस मुद्दे को लेकर गठबंधन के अंदर कोई भी बात नहीं हुई है। मतलब तेजस्वी ने सीधे सीधे कांग्रेस को बता दिया है कि उनकी नहीं चलने वाली है। वो लाख चिल्लाएं, लेकिन कांग्रेस की नहीं सुनी जाएगी। दिल्ली में काबिज आम आदमी पार्टी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। आम आदमी पार्टी खुद अपने किए कांड में एक के बाद एक फंसती चली जा रही है। फिर वो खुद सीएम अरविंद केजरीवाल ही क्यों न हो, सत्येंद्र जैन से लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, हर नेता पर लगातार गाज गिर रही है। आपको बता दें, दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले की वजह से आम आदमी पार्टी की मुसीबतें बढ़ गई हैं। पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाए जाने से किरकिरी हुई, तो अब आप आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम भी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की चार्जशीट में आ गया है। आम आदमी पार्टी के कई नेता और मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर चुके हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब करप्शन के किसी केस में खुद केजरीवाल का नाम सीधे तौर पर लिया गया है। खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाली पार्टी के लिए इससे बड़ा संकट माना जा रहा है। राजनीतिक जानकार इसे आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत पर चोट मान रहे हैं। दरअसल शराब घोटाले की जांच कर रही केंद्रीय एजेंसी ईडी ने कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है। ईडी ने इसमें कई सनसनीखेज दावे किए हैं। आपको बता दें, जांच एजेंसी का कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब घोटाले के आरोपियों से मिली भगत थी। आरोप है कि केजरीवाल ने शराब कंपनी के मालिक और आरोपियों में से एक समीर महेंद्रू से बातचीत की थी और विजय नायर को अपना आदमी बताते हुए उस पर भरोसा करने को कहा था। आम आदमी पार्टी से जुड़े विजय नायर भी घोटाले में आरोपी हैं। ईडी ने आरोपियों से पूछताछ के आधार पर कहा है कि नायर के फेस टाइम ऐप के जरिए केजरीवाल की बात समीर महेंद्रू से करवाई थी। नायर आम आदमी पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता नहीं था, बल्कि उन्हें केजरीवाल का काफी करीबी माना जाता है, जिसने कथित तौर पर पूरे घोटाले को अंजाम दिया। और नायर ने ही शराब व्यापारी से सीएम केजरीवाल की वीडियो कॉल पर बात भी करवाई थी। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो चार्जशीट दायर की है, वो दैनिक अधिकारी सी अरविंद द्वारा दिए गए बयान के आधार पर भी है। इस बयान में सी अरविंद ने बताया कि वो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के सचिव के रूप में तैनात थे। इसी दौरान मार्च 2021 में सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर एक बैठक रखी गई। इस बैठक में उन्हें सिसोदिया द्वारा नई आबकारी नीति पर दिल्ली सरकार के मंत्रियों की रिपोर्ट का मसौदा सौंपा गया। इस बैठक में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। बैठक में तय किया गया कि साल के अंत में नई शराब नीति को लागू किया जाएगा। इन्हीं सबूतों के जरिए ईडी ने केजरीवाल का नाम चार्जशीट में शामिल किया था। ऐसे में अब केजरीवाल के लिए अपने आप को शराब घोटाले से बचा पाना मुश्किल हो गया है। करीब एक दशक पहले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से पैदा हुई पार्टी ने ईमानदारी की छवि के सहारे दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाई, तो गुजरात से गोवा तक कई राज्यों तक दस्तक दे दी है।
राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए शर्त पूरी कर चुकी आम आदमी पार्टी देश भर में विस्तार योजना पर काम कर रही है, लेकिन अब इस नए खुलासे से केजरीवाल तक जांच की आंच पहुंच गई है, जो कि आम आदमी पार्टी के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका साबित हो सकता है। वामपंथी की गलियों से घूमकर कांग्रेस के आंगन तक पहुंचे कन्हैया कुमार की कांग्रेस में बड़ी तामझाम के साथ एंट्री हुई थी, लेकिन कन्हैया अपने ही बिहार में गुम हो गए हैं। देश की राजनीति में कन्हैया कुमार का उदय जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने वाले गैंग के सदस्य के रूप में हुआ था, जिनके दामन पर भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगाने वाली गैंग से उनकी सांठगांठ है, इसका दाग लग चुका है। अब देश में कन्हैया प्रकरण चल रहा था, तब दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोगों को देश के लिए गैंग्रीन तक करार दे दिया था। इसके बाद कन्हैया की पहचान वामपंथी युवा नेता के रूप में हुई थी, लेकिन अब लेफ्ट से सेंटर हो चुके कन्हैया कुमार को उनकी ही कांग्रेस पार्टी उनको उनके गृह प्रदेश बिहार में ही पैर जमाने का मौका ही नहीं दे रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल के साथ पूरे देश में कदम ताल करने वाले कन्हैया कुमार को कांग्रेस बिहार में ही घुसने नहीं दे रही। आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस कन्हैया कुमार को बिहार में नहीं घुसने दे रही? चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। सबसे पहला कारण है बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। सियासी जानकार मानते हैं कि बिहार के सियासी जमीन पर अपने छोटे बेटे तेजस्वी को कमोबेश स्थापित कर चुके लालू प्रसाद यादव कन्हैया को पसंद नहीं करते। लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस को चेता दिया है कि फिलहाल कन्हैया कुमार की एंट्री बिहार में नहीं होगी। जानकारों की माने तो लालू प्रसाद यादव तेजस्वी के सामने कांग्रेस के युवा नेता को देखना नहीं चाहते हैं। लालू को लगता है कि बिहार में कन्हैया कुमार की एंट्री तेजस्वी को आगे बढ़ने से रोक देगी। दूसरा कारण है कन्हैया कुमार की लोकप्रियता। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की स्थिति में ये जिस हाल में कांग्रेस है उसे उसी हाल में अभी चलाना चाहते हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस में अंदरूनी राजनीति इतनी ज्यादा है कि यहाँ टांग खींचने वाली राजनीति चलती है। बिहार कांग्रेस के आलाकमान को खुश करने के लिए नेता अलग अलग चाल चलते हैं। सोनिया गांधी को अलग अलग पत्र लिखते हैं, अपनी अपनी राजनीतिक टीआरपी आलाकमान की नजर में ऊपर रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तीसरा कारण है कन्हैया की आर्थिक स्थिति। कांग्रेस पार्टी में हमेशा पैसे वाले नेताओं को तरजीह दी जाती है। खास तौर से प्रदेश को संभालने के लिए ऐसे नेताओं के हाथ में कमान दी जाती है जो वाहे गवाहे पार्टी कार्य के लिए बड़ी राशि खर्च कर सकें। राज्य की इकाई में पैसे खर्च करना प्रदेश अध्यक्ष के जिम्मे होता है। कन्हैया इस योग्यता में फिट नहीं बैठते। वर्तमान बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह इस मायने में ज्यादा मुफीद हैं। अब कन्हैया क्या कांग्रेस में एक प्रवक्ता के तौर पर ही रह जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस में उन्हें अब तक कोई बड़ा पद तो नहीं दिया गया। ये तो समय पर ही निर्भर है। देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। देश में चुनावी बिगुल बच चुका है। 2023 में विधानसभा और 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में तैयारियां चल रही हैं। बीजेपी जहां जोर शोर से चुनावी तैयारियों में लगी है, तो वहीं विपक्ष 2024 के लिए चुनाव को लेकर पीएम कैंडिडेट का चेहरा खोज रहा है, या यूं कहें कि विपक्षी नेता पीएम कैंडिडेट बनने के लिए एक दूसरे के खिलाफ शहर मात का खेल खेल रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी को फिर से लॉन्च करने की कोशिश में है, लेकिन इसी बीच यूपी में एक बार फिर से भगवा दल ने कमल खिलाया है और बीजेपी की आंधी में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी विचारों खाने चित हो गई। बीजेपी को टक्कर देने का सपना देख रहे अखिलेश को ऐसी हार मिली है कि वो भगवा दल के सामने खड़े होने लायक भी नहीं रह गए। वहीं कांग्रेस की स्थिति जो जगजाहिर है कि यूपी में पार्टी की क्या हैसियत है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 5 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी का टंका बज गया है। 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है, जबकि एक सीट पर निर्दलीय का कब्जा हुआ है। तमाम दावों के बावजूद विपक्ष समेत समाजवादी पार्टी के अरमानों पर पानी फिर गया है और सपा इस चुनाव में अपना खाता नहीं खोल पाई है। दरअसल 30 जनवरी को यूपी के 39 जिलों में एमएलसी चुनाव के लिए वोट पड़े थे। 2 फरवरी को मतगणना हुई और इस चुनाव में बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक सीट पर बीजेपी के जयपाल सिंह वेनस्तो ने हैट्रिक लगा दी है। वहीं उन्नाव कानपुर स्नातक एमएलसी सीट पर बीजेपी के अरुण पाठक ने जीत दर्ज कराई है। झांसी इलाहाबाद शिक्षक एमएलसी सीट पर बीजेपी के बाबूलाल तिवारी, जबकि गोरखपुर फैजाबाद स्नातक एमएलसी सीट पर बीजेपी के देवेंद्र प्रताप सिंह विजयी घोषित किए गए हैं। वहीं कानपुर शिक्षक खंड एमएलसी चुनाव के निर्दलीय राज बहादुर सिंह चंदेल ने जीत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि इस चुनाव में कुल 56.53% वोट पड़े थे और 39 जिलों के 1064 मतदान स्थलों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ था। सबसे अधिक 75.86% मतदान इलाहाबाद झांसी खंड शिक्षक सीट पर हुआ था और वहीं कानपुर खंड स्नातक सीट पर सबसे कम 40.93% मतदान हुआ था। 5 सीटों पर कुल 63 उम्मीदवार मैदान में थे। तो विधान परिषद चुनाव के नतीजे आने के बाद ऐसा लग रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव का ट्रेलर जारी हुआ हो और भविष्य की तस्वीर साफ होने लगी है कि इस बार 2024 में बीजेपी ने यूपी में 80 में से 80 लोकसभा सीटें जीतने का जो टारगेट सेट किया है वो काफी आसानी से हासिल किया जा सकता है।
दिल्ली की क्रांतिकारी ईमानदार पार्टी शराब घोटाले के चक्कर में फंसती नजर आ रही है। इस बार पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी ईडी के रडार पर हैं। ईडी के केजरीवाल के खिलाफ भी सबूत मिला है, जो आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। मनीष सिसोदिया के बाद अब केजरीवाल शराब घोटाले में फंस गए हैं और अपने आप को कट्टर ईमानदार पार्टी कहने वाली आम आदमी पार्टी पर ईडी ने फिर नया खुलासा कर दिया है। आखिर क्या है ये नया खुलासा, आपको बताते हैं। दिल्ली में हुए कथित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में नई चार्जशीट दाखिल की है। ईडी ने दावा किया है कि एक्साइज पॉलिसी से शराब कारोबारियों को फायदा हुआ और बदले में उन्हें 100 करोड़ रुपए रिश्वत देने के सबूत मिले हैं। जांच एजेंसी ने यह भी खुलासा किया है कि शराब घोटाले को अंजाम देने के लिए राजनेताओं, मंत्रियों और उनके सहयोगियों ने पैसे का इस्तेमाल किया। पैसे का एक हिस्सा गोवा में विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए भी इस्तेमाल किया गया था। ईडी ने कहा कि आरोपियों और उनके सहयोगियों ने सबूत नष्ट करने की कोशिश की और दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने 1 दर्जन से अधिक फोन बदले हैं। वो दूसरे लोगों के नाम से खरीदे गए सिम कार्ड का भी इस्तेमाल करते हैं। ईडी का कहना है कि इससे इस बात के पुख्ता सबूत मिलते हैं कि आरोपी अपराध के लिए जिम्मेदार है। आपको बता दें कि ईडी ने मनीष सिसोदिया के पूर्व सेक्रेटरी और गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ के आधार पर कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं, जिससे केजरीवाल एंड कंपनी की मुसीबत पड़ गई है। ईडी का कहना है कि अरविंद, जो सिसोदिया के सचिव थे, उन्होंने बताया कि उन्हें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर बुलाया गया था, जहां उन्हें जीओएम रिपोर्ट का मसौदा दिया गया था। अरविंद, सत्येंद्र जैन और एक अन्य व्यक्ति सभी वहां पर थे। ईडी का कहना है कि जीओएम रिपोर्ट के मसौदे में निजी व्यवसायों को थोक व्यापार देने और 12% लाभ मार्जिन निर्धारित करने पर चर्चा नहीं की गई थी, लेकिन कैबिनेट मीटिंग में इस पर चर्चा नहीं की गई थी। जांच एजेंसी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया है। उन पर शराब कारोबारी समीर महेंद्रू से फोन पर बात करने और विजय नायर पर भरोसा करने के लिए कहने का आरोप है। माना जा रहा है कि विजय नायर ने फेस टाइम ऐप के जरिए उनसे बातचीत की थी। कुल मिलाकर देखें तो ईडी ने सारे सबूत कोर्ट के सामने रख दिए हैं। ऐसे में अब शराब घोटाले में बड़ी कार्रवाई हो सकती है। बिहार की महागठबंधन वाली सरकार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। आपसी बयानबाजी और वार पलटवार में महागठबंधन की दरार साफ नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे महागठबंधन में जाकर नीतीश कुमार ने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि जेडीयू और आरजेडी दोनों ही पार्टियों के नेता नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या तेजस्वी यादव पर्दे के पीछे से नीतीश कुमार के खिलाफ कोई चाल तो नहीं चल रहे हैं, क्योंकि आरजेडी के कई नेता खुलेआम नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं और पार्टी के नेताओं के लिए बिना आला कमान के गुप्त समर्थन के ऐसा कर पाना संभव नहीं है। आरजेडी के सुधाकर सिंह से लेकर बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी तक ने नीतीश कुमार पर करारा हमला बोला। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी पार्टी के मुखिया और प्रदेश के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। वहीं अब जीतन राम मांझी ने भी नीतीश कुमार के खिलाफ निशाना साध कर नया ट्विस्ट ला दिया है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार अकेले पड़ते जा रहे हैं और आने वाले समय में बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि जीतन राम मांझी अब महागठबंधन की सरकार की पोर खोलेंगे। नीतीश कुमार समाधान यात्रा के जरिए लोगों से जनसंपर्क साध रहे हैं और इसी बीच अब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर भी गरीब संपर्क यात्रा निकालेगी और इसमें अधिकारियों की खामियों को सामने लेकर आएगी। मांझी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हम पार्टी की गरीब संपर्क यात्रा 12 फरवरी से शुरू होगी और साथ ही इसकी शुरुआत नवादा से की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो सोचते हैं वो धरातल पर नहीं है। नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की गलती के चलते पदाधिकारी गलतियां कर देते हैं। इसी को लेकर हम गरीब संपर्क यात्रा के दौरान सूचना ग्रहण करेंगे कि कहां-कहां आवास, नल जल, राशन कार्ड, भूमि सुधार में गड़बड़ियां की गई हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में अमीर और गरीब दो जाति हैं। गरीबों को ज्यादा झेलना पड़ता है, मतलब मांझी अब नीतीश सरकार की कमियां गिनाएंगे। वहीं इससे पहले जीतन राम मांझी ने शराबबंदी कानून को लेकर सवाल उठाया था। बोध गया में आयोजित बौद्ध महोत्सव कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से जीतन राम मांझी ने बिहार में शराब फिर से चालू करने की वकालत करते हुए कहा कि शराब को फिर से चालू कराने के लिए मुख्यमंत्री से बात कीजिए। मांझी ने तेजस्वी से यह भी कहा कि अगर आप चाहिएगा तो मुश्किल नहीं है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अति सर्वत्र वर्ज्यते, ज्यादा नींबू निचोड़ने से तीखा हो जाता है। उन्होंने कहा कि गया और बिहार में घूमने के लिए देश विदेश से पर्यटक आ रहे हैं, लेकिन वो घूमने के बाद यहाँ नहीं रुक रहे, वो आसपास के राज्यों में रुकते हैं, क्योंकि बिहार में शराबबंदी है। मतलब मांझी भी जानते हैं कि गठबंधन में तेजस्वी की क्या अहमियत है और आने वाले समय में वो ही गठबंधन को लीड कर सकते हैं। ऐसे में जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और आरजेडी के नेताओं का इस तरह से नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलना जेडीयू के लिए खतरे की घंटी है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।